ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब छठ और चुनावी सरगर्मी के बीच बिहार से इलेक्शन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से नवभारत के मैनेजिंग एडिटर रंजीत कुमार ने खास बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं। बीच चुनाव में किसी नेता का इंटरव्यू करना कई बार उसकी उपलब्धियों और नाकामियों का सही मूल्यांकन नहीं होता है, क्योंकि एक चुनाव का नतीजा कई बार उसकी पूरी राजनीतिक छवि को नए सिरे से गढ़ देता है। और इसी तरह की चुनावी परीक्षा के बीच से अभी सम्राट चौधरी भी गुजर रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि यहां से उनकी गाड़ी एक अन्य मार्ग की तरफ भी मुड़ जाए। लेकिन फिलहाल तो चुनाव है, बहुत सारे सवाल हैं और कुछ गंभीर आरोप भी हैं, सब पर बात होगी। लेकिन सब शुरुआत इस बात से कि सम्राट जी, यहां से 14 नवंबर का सीन कैसा दिख रहा है? बिहार में बाहर है, एनडीए की सरकार है। बिहार की जनता डेलीवर को चुनेगी, विकास को चुनेगी, बिहार की समृद्धि को चुनेगी, डबल इंजन की सरकार को चुनेगी। अच्छा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात कह रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से बिहार की राजनीति को देख रहा हूं। 1996 से एनडीए बना है और लगातार बिहार में विकास की किरण यदि किसी ने पहुंचाया है वो एनडीए की सरकार ने पहुंचाया। और बिहार में लालू प्रसाद का मतलब है अराजकता, अपराधीकरण, गुंडागर्दी और अमावस्या। और एनडीए का मतलब ही है पूर्णिमा का चांद, जिसने विकास की किरण दिया और बिहार समृद्धि की ओर आज खड़ा है। 13,000 करोड़ का 90 में बजट था और लालू जी के पूरे शासनकाल में वो बढ़कर 23,000 करोड़ हुआ। तो बिहार ने वो डरा हुआ बिहार और पिछड़ता हुआ बिहार को देखा है, इसलिए आज बढ़ता हुआ बिहार है, इसलिए लोग को सपना भी देख सकते हैं। और आज भारत में यदि सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक हम हैं, वो बिहार है। तो ऐसा क्यों है? अगर विकास इतना ज्यादा आपने किया और वाकई विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जंगल राज का डर क्यों बेच रहे हैं? इसलिए कहना चाहिए, बेचना नहीं, शब्द को ठीक कर लीजिए, बेचना नहीं है, बताना पड़ेगा। डर ही दिखा के आप फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। फिर आप बता रहा हूं, जनता को यह पता होना चाहिए कि जो वोट मांगने आ रहे हैं कि उनका कैरेक्टर क्या है, यह पता होना चाहिए ना। 45 साल तक कांग्रेस ने बिहार को लूटा है, लालू प्रसाद जी ने 15 साल तक बिहार को लूटा, भ्रष्टाचार दिया, अपराधीकरण दिया, तो कैसे नहीं बताएंगे? बिहार में 58% आबादी जो है ऐसे लोगों की है जो कि जिनकी उम्र 25 साल से कम है। और ये जो 50-60% लोग हैं, इन्होंने तो कभी जंगल राज देखा भी नहीं। तो इसी के लिए बताना होगा। इन्होंने जो देखा पिछले 20 साल से आपका शासन है, उन 20 सालों में आपने क्या किया, ये बताने की बजाय आप बार बार जंगल राज कहते हैं। इसका मतलब आपको ये मैं आपको बता रहा हूं, आप सुने नहीं इसका मतलब। एकदम ध्यान रखिए, 1978 तक 6 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, 2005 तक शून्य, लालू जी के 15 साल, कांग्रेस के 10 साल में 0, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। वैसे कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, अंग्रेजों ने 2 खोला, 4 कपूरी ठाकुर जी ने खोला, कांग्रेस ने 0 खोला, लालू जी ने 0 खोला, नीतीश जी ने आज 6 से बढ़ाकर 40 पार करा दिया। यह है बदलता हुआ बिहार। तो रफ्तार को देख लीजिए। रफ्तार ये है कि 12 साल लगे उस सड़क को बनने। नहीं, मैं आप एक चीज समझिए सम्राट जी, मैं उसी सड़क पे हमारा गांव है। नहीं, मैं जानता हूं, और इसलिए नहीं बना। 12 साल लगे इसलिए नहीं बनने में। 100 किलोमीटर की सड़क बनाने में 12 साल लगाए आपने। उस हिंदुस्तान में जहां पर कि रोज दावा किया जाता है कि हम 25 किलोमीटर सड़कें रोज बनाते हैं, वहां अगर 100 किलोमीटर आप 12 साल में बनाते हैं तो क्या उपलब्धि है? आपका इंटेंशन जो रहे मेरा को नहीं पता है। मेरा ये पता है कि बिहार गरीब राज्य को समृद्ध बनाने का काम किया। ये लुटेरे ठीक नहीं कर सकते हैं। 12 साल लगे हमको मैरीन ड्राइव बनाने में, इसमें कहीं तो मत नहीं। अपने संसाधन से बना रहा हूं तो स्वाभाविक है हमको दिक्कत होगी। कोई पैसा भारत सरकार ने उस समय दिया नहीं,
ये तो मोदी जी आए तब पैकेज में हमको पैसा मिला। मैंने समझ गया, चलिए एक जस्टिफिकेशन आपने उसका दिया, लेकिन मैं एक और सवाल करना चाहता हूं। आपने कहा कि हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मैं इसी पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की है सम्राट जी, और मुझे लगता है कि 20 साल बाद मैं इसी पटना कॉलेज में आज दोबारा गया, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में, और मैं देखकर हैरान हूं कि 20 साल पहले जैसा वो कॉलेज दिखता था। इस बिहार का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, प्रीमियर पटना यूनिवर्सिटी। नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, भाई पटना विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास है। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो आज उससे ज्यादा जर्जर स्थिति में है। 20 साल में उपलब्धि है। आप तब घूम के नहीं आए, आप एक बार फिर जाइए पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी के सिर्फ बिल्डिंग देखकर आप आ जाइएगा तो आपको एहसास होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी अच्छे बिल्डिंग वहां बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, बन रहे हैं। और आज भी मोदी जी ने अभी 100 करोड़ रुपया उसको दिया है अलग से, और उसके पहले भी नीतीश कुमार जी ने कई बिल्डिंग वहां बनाए। आपने कहा कि पैसा दिया है, काम चल रहा है। एक और बात कि भाई आपने कहा कि हमने बहुत बदलाव किया, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उद्योग धंधे, इंडस्ट्री, रोजगार, इसके मोर्चे पे सरकार फेल रही? क्यों फेल होगी? अरे जिस बिहार में डर था, अराजकता था, उस राज्य में तो बेसिक नीड नहीं था। मैंने कहा 45 साल लौटा दो हमको, लालू और कांग्रेस के 45 साल लौटा दीजिए। बिहार आज बॉम्बे को टक्कर देता रहता, इसलिए कि 45 साल का गैप है। 2005 में 17 लाख लोगों को अगले 45 साल आपको चाहिए इसको पूरा करने के लिए? फिर आप भी बात तो समझिए, प्रैक्टिकल होइए। 45 साल का गैप, कोई व्यक्ति क्या अचानक मुंबई बना देगा? कोई दिल्ली बना देगा? कोई चंडीगढ़ बना देगा? हम उस गति से, दुगने गति से काम कर रहे हैं। देश के जीडीपी से दुगने जीडीपी से बिहार को विकास कर रहे हैं। और जिस बिहार में 2005 में माइनस में इंडस्ट्री थी, आज बिहार के जीडीपी में 23% का हिस्सेदारी सिर्फ इंडस्ट्री का है। सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट यहां लग रहा है, और इथेनॉल प्लांट कांग्रेस की सरकार ने कहा था नहीं बनने दिया, एक भी इथेनॉल प्लांट नहीं लगने दिया, लेकिन मोदी जी ने 13 इथेनॉल प्लांट यहां काम शुरू कराई। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगातार हमारे यहाँ काम कर, और आज हॉट केक है। आप यदि 5 एकड़ जमीन लेकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया जी में खड़ा हो जाइए तो आपके पास लेने वाले की लाइन लग जाएगी। अच्छा, लोग आपके विरोधी कह रहे हैं कि भाई आप दावा करते हैं कि हमने इतना सारा काम किया, लेकिन आज भी आप उसी रेवड़ी कल्चर के भरोसे हैं जिसका कि आप विरोध करते रहे हैं। चुनाव के ठीक पहले महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपए आपने बांटे, 1.25 करोड़ महिलाओं को। लोग कह रहे हैं कि भाई अगर आपने अच्छा काम किया ही था तो आपको चुनाव के एन पहले ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बिहार में महिलाओं का काम 2005-06 से वर्ल्ड बैंक से लोन लेके किया गया और जीविका की शुरुआत की गई। लगभग 1,40,00,000 महिलाओं को इससे जोड़े गए। आज वो बढ़कर लगभग 1,70,00,000 के आसपास पहुंच चुका। पहले उन महिलाओं जो कल तक बेटी थी, जिसकी उम्र 15 साल से 20 साल थी, उसको साइकिल, पोशाक और पढ़ने के लिए इंसेंटिव देने का काम किया। अब वही सरकार जीविका से उनको जोड़ी। आज 56,000 करोड़ का पूरा मार्केट है जीविका दीदियों का। आज उसको और बढ़ाना है। मोदी जी की सरकार ने तय किया कि हम अब उसको लखपति बनाएंगे। अच्छा। नीतीश जी ने उसको बढ़कर 2,10,000 रुपया देने का निर्णय लिया और 1,41,00,000 महिलाओं को सीधे उसके खाते में 10-10 हजार रुपया दिया गया कि वो उद्योग लगाए। और आगे ये भी सपना देखना है कि इस 2 लाख को बढ़ाकर करोड़पति कब बनेंगी, इसको भी 10 साल में ये टारगेट करना है कि वो करोड़पति बने। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये चुनाव पूरी तरीके से रोजगार, खास करके प्रशांत किशोर बार बार उठा रहे हैं कि भाई सारी सरकारें फेल रही हैं रोजगार के मोर्चे पे और नौकरी के मोर्चे पे, युवाओं को इंगेज करने के मोर्चे पे। ऐसे में तेजस्वी कह रहे हैं कि हम
3 करोड़ नौकरियां देंगे, हर घर में एक आदमी को नौकरी देंगे। देखिए अब आप क्या इन लोगों का कुछ भी बोल सकते हैं। लालू जी 15 साल रहे, 94,000 लोग नौकरी में आए, नॉट इवन 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी ने अपने शासनकाल में 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया और आज लगभग 22 लाख लोग सरकारी नौकरी में हैं और उनको तनख्वाह देने में 85,000 रुपया खर्चा, 85,000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। और यदि 2 करोड़ 70 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए तो मोटा मोटी लगभग 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा आएगा। जीविका दीदियों को 30,000 की बात की गई, उनको यदि मंथली पैसा दिया जाए तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपया, मतलब 17 लाख करोड़ रुपया 2 स्कीम में जाएगी। नीतीश जी और मोदी जी डिलीवर के लिए जाने हैं, जनता को भरोसा किस पर है, जनता के लिए काम कौन कर रहा है ये जनता जानती है। जनता के लिए पिछले 5 वर्षों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि सरकारी नौकरी किसी राज्य ने दिया वो बिहार है। एक और चीज कि इस चुनाव में खूब चर्चा हो रही है कि भाई आप नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश जी सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सवाल बार बार उठ रहा है। इसको लेकर जेडीयू कुछ कह रही है और बीजेपी कुछ कह रही है। नहीं, कोई सबका एक ही बात है। अच्छा, वैकेंसी नहीं है ना। नीतीश कुमार नेता है और आगे भी नेता रहेंगे, इसलिए नेता रहेंगे या मुख्यमंत्री? अरे मुख्यमंत्री और नेता में फर्क क्या होता है? नहीं मतलब हमारे नेता, मैं विधायक दल का नेता हूं, हमारे नेता वो हैं। 2005 में जेडीयू ने घोषणा नहीं किया था, भाजपा ने घोषणा किया था और उस समय भी 2000 में भी उनके पास 32 विधायक थे। इस बार भी 2020 में नीतीश जी ने स्वयं मना कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। अच्छा, तो भी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि आप मुख्यमंत्री बनिए। आज भी मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे, इसमें दिक्कत कहाँ? चुनाव के बाद भी रहेंगे। कहाँ कोई वैकेंसी ही नहीं है। एक और सवाल है जो कि नीतीश जी की सेहत को लेकर उठता रहता है। कई आपके विरोधी कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री की सेहत ऐसी नहीं है कि वो उस कुर्सी पे बैठें, फिर भी आप लोग उनको ढो रहे हैं क्योंकि वोट बैंक इंटैक्ट रखना। देखिए, राजनीति ये समझिए, जो ना पक्ष होता है उसका दायित्व है ना करना। अच्छा, उसका काम है विरोध करना। हाँ। हम लोग भी विरोध में थे तो नीतीश जी के खिलाफ बोलते थे। लोकतंत्र में श्री बाबू और कपूरी ठाकुर जी, इनको छोड़कर बिहार में किसी ने विकास और सामाजिक न्याय का काम नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ने किया। इसलिए नीतीश जी से बड़ा ऑप्शन कोई नहीं हो सकता है। तो सम्राट चौधरी खुद को भावी सीएम कैंडिडेट के तौर पे देखते हैं कि नहीं? नहीं, मैं तो क्षमा चाहता हूं और जनता के बीच में काम करना है तो एक साधारण कार्यकर्ता के तौर पर काम करता रहूंगा। तो हमने देखा कि चुनाव दर चुनाव बीजेपी और जेडीयू का जो समीकरण है वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहा है और पहले बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू हुआ करता था, अब इस चुनाव में दोनों बराबर हो गए हैं। नहीं, तो चुनाव के बाद क्या बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आधी अधूरी जानकारी आपको। अच्छा, 2000 के पहले जब तक बिहार नहीं बटा था, हम बड़े भाई के रूप में थे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा भी अधिक लड़ती थी और विधानसभा भी लड़ती। आज हम जुड़वा भाई के तरफ बैठे हैं, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, चुनाव के बाद भी बराबर रहेंगे कि? एकदम बराबर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा, तो सम्राट जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, धन्यवाद। और आपने समय निकाला और चुनावी अभियान के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।